Hello students, welcome to chemistry classes. This is your first class in class 11th and today we will introduce about chemistry. Chemistry क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और डेली लाइफ में इसके क्या यूज़ हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन एवं पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, वो सारा का सारा पदार्थ में आता है। ठीक है, मैटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ के गुणधर्म यानी कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, साथ ही साथ उसका घनत्व क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, उसका गलनांक क्या है, किसके साथ क्या अभिक्रियाएं वो करता है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ताप बढ़ाने पे क्या परिवर्तन आता है, pH बढ़ने पे क्या परिवर्तन आता है, किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी आपकी। इसके बाद आते हैं हम इस टॉपिक पे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इसकी कई शाखाएं हैं। मुख्य रूप से बात की जाए तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इनका अध्ययन हम क्लास 12th लेवल तक करते हैं। इसके बाद वैश्लेषिक रसायन है, कृषि रसायन है, जैव रसायन है और नाभिकीय रसायन है। इनका अध्ययन भी हम किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि अकार्बनिक रसायन क्या है। अकार्बनिक रसायन की बात की जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य जो भी तत्व होते हैं उनके यौगिकों का और उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन तत्व जो है और इसके यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5, नाइट्रिक एसिड, ये सभी के सभी किसके तत्व हैं, नाइट्रोजन के तत्व हैं। तो इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपली हमें अगर पढ़ना है कि अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा तो इसको हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अमोनिया के कौन से गुण होंगे और कौन से इसके भौतिक गुण होंगे, कौन से इसके रासायनिक गुण होंगे, क्या इसके दैनिक जीवन में उपयोग है, इस सब के सबका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत होगा। अगला आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसको ऑर्गेनिक इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उनको जीवित कोशिकाओं से निष्कर्षित किया जाता था। जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की, विनेगर इसका सोर्स था। इसी प्रकार से लैक्टिक एसिड दूध से मिलता था, ऑक्जेलिक एसिड पालक से, सिट्रिक एसिड नींबू से। तो इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, ये माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी बनाया जाने लगा, जिसके कारण इसकी परिभाषा में परिवर्तन आया और आज इसको कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन कहा जाता है। इसके बाद स्टडी करते हैं भौतिक रसायन की, कि भौतिक रसायन क्या होता है। तो जितने भी भौतिक अवस्था से संबंधित फिनोमिनन है, भौतिक अवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे अगर हमें ठोस अवस्था का अध्ययन करना होगा तो ये हम भौतिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। विलयन का अध्ययन करना होगा
तो ये भी हम भौतिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। इसी प्रकार से जितने भी भौतिक नियम होते हैं, चाहे वो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित हो, चाहे वो उस यौगिकों के भौतिक अवस्था से संबंधित हो, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। आज फिलहाल संक्षिप्त में समझ लीजिए कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है वैश्लेषिक रसायन या विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। यानी कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है ये यौगिकों की पहचान करता है कि कौन सा यौगिक होगा। लैब में आपने देखा होगा कि क्राइम रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट आने के बाद पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट था। तो वो सारी की सारी स्टडी विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत आती है। यौगिक कौन सा है, उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं, इन सब का अध्ययन कहाँ होता है, विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है औद्योगिक केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन के अंतर्गत जितने भी पदार्थों का औद्योगिक उत्पादन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम लोहे के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से लोहा निर्मित होता है और कौन कौन सी विधियां उसको बनाने की हैं, कौन कौन सी विधियां उसके प्योरीफिकेशन की है, सोना कैसे निकाला जाता है, चांदी कैसे निकाला जाता है, कॉपर किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारी की सारी स्टडी हम औद्योगिक केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम लोहे की बात करें तो लोहे को वात्या भट्टी से निष्कर्षित किया जाता है। तो औद्योगिक रूप से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। जैव रसायन के अंतर्गत हम जीवों से संबंधित, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, इन दोनों से हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचता है, किस प्रकार से मनुष्य और जो जीव हैं वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, और कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से रासायनिक पदार्थों से ये निर्मित है। जैसे अगर हम बात करें कि डीएनए किस किस से बना हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि डीएनए क्या है, यहाँ हम पढ़ते हैं कि डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है। जैसे डीएनए का रासायनिक संगठन की बात की जाए तो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, राइबोस शुगर होती है, और राइबोस शुगर के साथ साथ इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता है इसमें। इसके बाद आते हैं कृषि रसायन। कृषि रसायन बहुत इजी है। खेती में जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा कृषि पैदावार को बढ़ाते हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा, कृषि रसायन के अंतर्गत आएगा। नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जितने भी प्रकार की नाभिकीय ऊर्जाएं होती हैं, चाहे वो नाभिकीय संलयन हो, नाभिकीय विखंडन हो, इसके बारे में हाई स्कूल में आपने संक्षिप्त पढ़ा होगा। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा और उस ऊर्जा का किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, इस सब का अध्ययन किया जाता है नाभिकीय रसायन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 ब्रांचेज हो गई। इसके अलावा एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, पर्यावरण से संबंधित रसायन विज्ञान भी है, जिसमें हम पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कोहरा क्यों है, बारिश क्यों है, ठीक है, और क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज किस टाइप से होता है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे अम्लीय वर्षा हो गई, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट आर द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की उपयोगिता क्या क्या है। तो रही बात केमिस्ट्री की उपयोगिता की, तो हम सुबह उठने से लेकर शाम सोते हुए
या सोने के बाद पूरे दिन भर रसायन विज्ञान का उपयोग कहीं ना कहीं करते रहते हैं, चाहे वो साबुन के रूप में हो, डिटर्जेंट के रूप में हो, टूथपेस्ट के रूप में हो, टॉयलेट क्लीनर के रूप में हो, एंटीसेप्टिक के रूप में हो, विसंक्रामी के रूप में हो। तो हम रसायन विज्ञान का उपयोग लगातार करते रहते हैं। आप फ्रिज का प्रयोग करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स आपको लिखा रखे हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट जैसे इसमें है, कृषि के क्षेत्र में फसल पैदावार बढ़ाने में अच्छे व उपयुक्त उर्वरकों का प्रयोग। तो उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे उर्वरक होते हैं जो कृषि पैदावार को बढ़ाते हैं। और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि जो प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी रसायन विज्ञान की देन है। इसके बाद खाद्य पदार्थ में बात की जाए, अचार, जैम, जेली, चीनी, घी, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी आदि, ये भी रसायन विज्ञान की देन है, क्योंकि इनको रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इनका निर्माण किया जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं वो केमिस्ट द्वारा बनाई जाती है, रसायनज्ञों द्वारा बनाई जाती हैं लैब में। तो रसायन विज्ञान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आते हैं आगे क्या क्या इसके क्षेत्र हैं। एड्स के उपचार में एजियोथाइमिडीन, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एजियोथाइमिडीन किसके उपचार में प्रयुक्त होती है। तो एड्स के उपचार में प्रयुक्त होती है। या कैंसर के उपचार में कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये सिस्प्लेटिन और टैक्सोल नाम की 2 बीमारियाँ होती हैं जो रसायन विज्ञान की देन है। इसके अतिरिक्त प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आजकल सूक्ष्मजैविकों से लड़ने के लिए दिए जाते हैं। जर्मनाशी हो गया, जो समस्त बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको सूक्ष्मजीविकों का समूल विनाश कर देते हैं। निश्चेतक, जो मूर्छा लाते हैं, ऑपरेशन करने के लिए मूर्छा लाई जाती हैं। एंटीसेप्टिक बोलते हैं कि जहाँ पे कहीं पे घाव हो गया तो वहाँ पे बाह्य रूप से लगाए जाने वाली दवाई, जैसे डिटॉल होता है, सोफ्रामाइसिन हो गया, ठीक है। विसंक्रामी भी होते हैं। विसंक्रामी का मतलब होता है जिसको निर्जीव वस्तुओं पे लगाया जाता है। पोछा में लोग क्या करते हैं, लाइजोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लाइजोल क्या है, एक विसंक्रामी है जो निर्जीव वस्तुओं पर मौजूद सूक्ष्म जैविकों का, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीवाणु, विषाणु और कवक, फंगस, एल्गी जो भी हैं, इन सब का समूल विनाश कर देता है। बहुनिर्माण सामग्री जितनी भी होती है, चाहे वो सीमेंट हो, ठीक है, चाहे ईंट हो, सरिया हो, इस सब का निर्माण किस में किया जाता है, रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेसे, जैसे रेयोन हो गया, नायलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, ऑर्लोन हो गया, और भी बहुत सारे रेसे हैं जो बहुलक हैं और इनका प्रयोग रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है और रसायन विज्ञान के द्वारा ही ये निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक आपको दिख रहे हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, बिस्किट्स के रैपर्स हों, चिप्स के पैकेट्स हों या बाल्टियाँ हों, ये सारे के सारे जो है रसायन विज्ञान द्वारा निर्मित है। सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है, क्रीम, चाहे वो फेस क्रीम हो, चाहे बॉडी लोशन हो या परफ्यूम हो, ये सारी की सारी चीज़ें रसायन विज्ञान द्वारा निर्मित है। इसके बाद आता है ईंधन। ईंधन जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, कंप्रेस्ड, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, धातुएं, मिश्र धातुएं जैसे पीतल है, युद्ध के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक पदार्थ जैसे ट्राईनाइट्रोटोलुइन, टीएनटी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, ट्राईनाइट्रोटोलुइन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम हो गया, डायनामाइट हो गया। डायनामाइट का आविष्कार किया था किसने,
अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे के सारे रसायन विज्ञान की देन है। रसायन विज्ञान का क्षेत्र में वास्तव में वर्तमान में सबसे ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्र है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये इतना फैला हुआ क्षेत्र है कि जितनी कम लाइनों में हमने लिखा है ये इसके लिए ना के बराबर है। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ।